अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू शायगान हेल्थ टीवी। मेरा नाम मसरूर राव है और मैं शायगान फार्मास्यूटिकल में एज अ ब्रांड मैनेजर काम कर रहा हूँ। दुनिया भर में 3rd वीक ऑफ नवंबर को गर्ड अवेयरनेस वीक के तौर पर मनाया जाता है। इसी सिलसिले की मुनासबत से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरजाना शफकत, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। आइए आज हम इनसे कुछ गर्ड के रिलेटेड मुफीद मालूमात हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताइए कि गर्ड क्या है। जी, गर्ड जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है GERD। इसका मतलब है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसका जो इन द ब्रॉड टर्म अगर नाजरीन के लिए ये चीज़ क्या है, आप अक्सर लोग ये महसूस करते हैं जैसे उनके जो गले में है, थ्रोट में, मैदे से पानी ऊपर को आ रहा है, रिफ्लक्स हो रही चीज़ों की। जैसे कि खाना पीना कुछ खाया है तो उसके बाद आपको लगता है कि ये तो मेरे सीने में आ रहा है, ऊपर को आ रहा है। तो ये लगता है कभी कभी ये सिम्टम होता है। और कभी जो पेशेंट्स जो है ना वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि उनको हार्ट बर्न कहते हैं हम उसे, कि सीने में जलन होती है अक्सर खाने के बाद, या खाना खाया और लेट के और ज़्यादा खा लिया और पेट को भर लिया तो उसके बाद ये जलन होती है। इसको हम कहते हैं स्टमक से खाना और रिफ्लक्स एसिड जो है वो आपका ऊपर को मैदे की नाली में आता है, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे यहाँ बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, तो हमारे नाजरीन को गर्ड की प्रिवेलेंस का ज़रूर बताइए कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या प्रिवेलेंस है करंटली गर्ड की वजह से। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हमारे आते हैं गैस्ट्रो क्लिनिक में विद द प्रॉब्लम ऑफ गर्ड। उनको अनहीजीनेस, खाने के बाद डिस्कम्फर्ट और इस किस्म के सिम्टम्स होते हैं। अराउंड 22 जो पाकिस्तान में स्टडीज़ हैं उनमें 22 to 24% प्रेवलेंस है गर्ड की। और डॉक्टर साहब, ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा गर्ड और मैदा की आम तेज़ाबियत में क्या फ़र्क होता है। गर्ड जो है ना ये एक तरह से पेशेंट जो है इनको अब चेस्ट के अंदर सिम्टम्स होते हैं ज़्यादा। उनको लगता है जैसे खाना जो है ना कि कभी कभी रुकता है और जलन होती है सीने में खाना खाने के बाद, या वैसे भी किसी वक्त हो जाती है, लेटे हुए हो जाती है, रात को सोते में उठ जाते हैं बिकॉज ऑफ गर्ड की तेज़ाबियत ऊपर को जा रही है। ऊपर जो एसिड बना होता है स्टमक में वो ऊपर उनको लगता है कि जलन हो रही है, इस तरह की महसूस होता है। और हार्ट बर्न जो जो है ना इसमें मैदे के अंदर सेंटर ऑफ द चेस्ट में जो है ना तकलीफ़ होती है। उनको समटाइम्स तो ये फील होता है जैसे ये हार्ट का मसला हो रहा है, तो उससे फिर उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। मैदे में जो तेज़ाबियत होती है या मैदे की जो सोजिश होती है जो जिसकी कई वजूहात हैं, तो वो जो है वो पेट में दर्द होती है, लाइक एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है जो अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन है, उसमें उनको पेन होती है। वो साइडों में भी कभी कभी रेडिएट करती है और कभी समटाइम्स इट इज़ इन द होल ऑफ द एब्डोमेन। खाना खाने के बाद क्योंकि मैदा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो उसमें पूरे पेट में भी दर्द हो सकती है, जो मैदे की जो सोजिश होती है। तो उसकी कई वजूहात हैं, दर्दों की दवाइयाँ हैं उनसे हो जाता है। फिर द कॉमनेस्ट कॉज जो है वो हमारे पानी में इन्फेक्शन है, एच पायलोरी का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो वो जो है वो मैदे की तकलीफ़ करता है। उसको फिर हम आगे से फॉलो करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को गर्ड से क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, उनके बारे में ज़रूर बताइए। सबसे पहले तो यही है कि उनको अनकंफर्टेबल लाइफ होती है, रात को सोने में तकलीफ़ होती है, खाना खाते हैं तो पेट भरा भरा लगता है, सीने में दर्द होती है। समटाइम्स तो इतना होता है कि एपिसोड सीवियर होता है, दे हैव टू गो टू इमरजेंसी। तो ये तो एक्यूट प्रॉब्लम है। जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, फिर पेशेंट को गर्ड होता रहता है, तो इसके साथ हम पहले जब कोई मेडिसिन नहीं होती थी तो पीपल यूज्ड टू प्रेजेंट विद पेप्टिक स्ट्रिक्चर। उनको वो गले में जो इसोफेगस की नाली है वो तंग हो जाती थी, तो खाना फंस जाता था ना। तो खाना ये पहले सॉलिड्स फंस गए, फिर ऐसे ऐसे ज़्यादा सीवियर होता गया, तो इवन समटाइम्स लिक्विड्स भी नहीं जाते थे, तो वो फिर हम इनको डायलेट करना पड़ता था कि खाना आराम से चला जाए। तो इसके साथ एक तो ये स्ट्रिक्चर बन सकते हैं, पेप्टिक स्ट्रिक्चर जिसको हम कहते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि बिकॉज ओवर द काउंटर काफ़ी सारी एसिड न्यूट्रलाइजिंग मेडिसिन हैं, PPIs हैं, तो इस वजह से लोग ले लेते हैं खुद ही, जब बर्निंग वगैरह हुई या कुछ तो ले लिया। तो अब इसका इंसिडेंस कम हो गया पेप्टिक स्ट्रिक्चर का, उसको हम कम देखते हैं। दूसरी चीज़ होती है, अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम ये रहे तो लॉन्ग टर्म, तो इसके साथ एसोसिएटेड है फिर बैरेट्स एसोफेगस। जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो थोड़ी सी ऊपर को शिफ्ट हो जाती है, तो बैरेट्स एसोफेगस को फिर हमें फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज इसके साथ आगे एसोसिएशन जो है ना वो मैलिग्नेंसी की है। तो वो फिर हमें इनको बैरेट्स एसोफेगस को एकदम एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं और इसको फिर हम फॉलो करते हैं साल
साल के बाद 2 साल के बाद एंडोस्कोपी करते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता मेलिग्नेंसी का एविडेंस हो तो फिर उसको ट्रीट किया जाता है। स्ट्रेस का गट से क्या ताल्लुक है? स्ट्रेस का काफ़ी ताल्लुक है गट के साथ, क्योंकि हमारा गट और ब्रेन एक्सिस है, स्टिमुलेशन होती है नर्व्स, तो जैसे स्ट्रेस होता है या एंग्जाइटी होती है किसी भी पेशेंट को तो उनको रिफ्लक्स के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका है इंसिडेंस। तो कभी समटाइम्स, लेकिन ये नहीं है कि गर्ड के साथ एंग्जाइटी तो कम होती है, लेकिन एंग्जाइटी के साथ जो है ना वो गर्ड हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारे लोगों के लिए आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है, तो गट के साथ साथ आप क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगी? बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है इसमें जो गट का प्रॉब्लम है, इसमें ओबेसिटी होती है लोगों को, और उसके अलावा जब खाना हम कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम डाइनिंग आउट बहुत कॉमन है, या अब ये जो जितने भी आउटसाइड ये बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, इस किस्म की चीज़ें, हैवी मील्स और एकदम ज़्यादा खाना, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्राइड फूड्स, कोक, पेप्सी, स्प्राइट, चिलीज़ और ख़ास तौर पे जो अक्सर मसाला जात आजकल यूज़ किए जाते हैं हर फूड के अंदर, जो काउंटर पे ये पैकेट्स में न्यू मसाला जो मिलते हैं, जैसे डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, जिसमें के काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे निहारी मसाला, मछली मसाला, कोरमा मसाला, बिरयानी मसाला, ये काफ़ी ज़्यादा इनके साथ इरिटेशन होती है और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और क्योंकि इनका कोई ट्रायल्स भी नहीं है लोगों के अंदर, और इसमें हर किस्म का देगी मसाले होते हैं, जो कभी देगे हम एक साल में एक दफ़ा खाते थे, अब वो लोग रोज़ और हर होटल में वही यूज़ कर रहे हैं मसाले। तो उनसे तो मैं ज़रूर लोगों को मना करती हूँ, और हमने एंडोस्कोपी करके भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, और जो है इसोफेगस में भी जो फिर इवन ज़ख़म भी हो जाते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं, तो फिर स्टमक भी साथ सूजा हुआ होता है और उसकी स्वेलिंग हुई होती है। तो वी हैव टू स्टॉप दैट। इसी तरह हम कहते हैं कि जी खाने के साथ आप ओवर फिलिंग ना करें स्टमक को ना, जैसे सुन्नत भी है कि कम खाना खाएं, तो खाने के साथ आप पानी भी पीते रहते हैं, लस्सी पी ली, जूस पी लिया, सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है, और फिर हम उसके बाद जाके तो कई दफ़ा फ़ौरन लेट भी जाते हैं, ज़ाहिर है फुलनेस होती है, तो फिर इनसे गुनूदगी भी होती है, नींद भी आ जाती है, तो वो भी बहुत डेंजरस है कि जो फ़ौरन लेटेंगे आपका जो स्फिंक्टर है स्टमक और इसोफेगस के दरमियान, वो एक्चुअली वो रिलैक्स हो जाता है, वो बंद नहीं होता पूरा। बीच में इसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो स्फिंक्टर जो है वो इन चीज़ों के साथ ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, फैटी मील्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, स्मोकिंग के साथ, अल्कोहल के साथ वो रिलैक्स होता है, बंद नहीं होता, तो उस वजह से बेसिकली रिफ्लक्स होता रहता है। तो इन खाने की और ये लेटने की और पानी खाने के साथ ना पिएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट अर्ली मील्स लें। ये मैं कहती हूँ मरीज़ों को कि आप जब खाना खाते हैं उसको एक वक्त में थोड़ा खाएं, और बेशक उसको फ्रीक्वेंटली ले लें, अगर स्मॉल पोर्शंस में ले लें, लेकिन एकदम से हैवी मील्स ना लें। और पानी और लिक्विड्स जो हैं वो खाने के दौरान कोशिश करें कि हम ना लें, खाने से आधा पौना घंटा पहले और आधा पौना घंटा बाद में लें। और चिलीज़ अवॉइड करनी है, वो मैंने बता दिया आपको। अल्कोहल, स्मोकिंग तो बहुत ही डेंजरस है, ये स्फिंक्टर्स को खोल देती है। प्रोटीन्स अच्छी हैं इसके लिए, रिफ्लक्स के लिए, कि अगर हम प्रोटीन्स लें तो वो आपका स्फिंक्टर जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन ये कई मेडिसिन भी होती हैं जो आपको ज़रूरी लेनी होती हैं, तो वो आपने लेनी है, तो उनसे भी स्फिंक्टर्स जो है वो रिलैक्स हो जाता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे नाज़रीन को बताइए कि GERD और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है? अमूमन चेस्ट पेन को लोग ये समझते हैं शायद हार्ट अटैक की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है वो ज़रूर। एक्चुअली सिम्टम्स तो ना उसका समटाइम्स तो इतने मिमिक करते हैं, एक दोनों डिजीज़ के सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट का देखते हैं कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, क्या इसको ऑफ एंड ऑन होता रहता है, खाने के बाद हो रहा है, या कोई डेफिनेट रिलेशनशिप है विद मील्स, और अगर कोई एक एपिसोड हुआ है पेन का, चेस्ट का, और वो सीवियर है और चेस्ट पेन हो रही है, तो वी मस्ट गो टू इमरजेंसी और एवेलुएट करना चाहिए कार्डियक प्रॉब्लम को, क्योंकि नर्व जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन सिमिलर है इनकी। जो हमारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं वो हार्ट को भी वही सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का जो सप्लाई करता है, और डर्माटोम, और जो कि हमारे इसोफेगस को सप्लाई करता है, तो दे कैन मिमिक। बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि डू नॉट मिस कार्डियक प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप उसको मिस करते हैं या उसका नहीं फिक्र करते, तो समटाइम्स फिर एक दफ़ा हो गया, फिर दूसरी दफ़ा हो गया, आपने इग्नोर कर दिया, फिर तीसरी दफ़ा सडन डेथ हो सकती है।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने GERD के हवाले से हमारे नाज़रीन को बहुत सारी मुफीद मालूमात फ़राहम की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन से कि इन मुफीद मालूमात से आप ज़रूर मशवरा करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।